हेलो एवरीवन। कल तक हमने रीजनिंग का सेट 2 कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे सेट 3, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में एक वर्ड दिया है, उसको कुछ इस तरह से कोड किया गया है। तो आप बताइए कि इसका कोड क्या होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? FOLDAWAY, और उसी के नीचे उसका कोड लिख लो GNMCBBX, ठीक है। और फिर आपसे पूछा किसका है? FOGBOUND, इसका कोड आपको बताना है। तो देखो, इसे करने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहली चीज़, आपको लेटर के प्लेस याद होने चाहिए। तो F6 होता है, O होता है 15, ये 12 हो जाएगा, ये 4, ये 1, और ये 23, और ये 1, और ये 25, ठीक है। अब नीचे जो दिए हैं उनके भी कोड लिख लो। तो ये 7 होता है, N14 होता है, M13 होगा, ये 3, और ये 2, और ये 22, और ये 2, और ये 24, ठीक है। अब देखो यहाँ से इन दोनों में रिलेशन बनाने की कोशिश करो। तो देखो, आप 6 से 7 हुआ है, और फिर दूसरी बार में 15 से 14 हुआ है, फिर 12 से 13, और 4 से 3। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि यहाँ पर +1 हुआ, फिर -1, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1, फिर +1, और फिर -1, ठीक है। इस तरह से एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है। तो अब आपको क्या काम करना है? इसके भी कोड लिख लो। यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये 7, और B2 होता है, O15 होगा, U21, और ये हो गया 14, और ये हो गया 4। पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको लॉजिक तो पता चल ही गया ना, बस आप इसके कोड बना दो। देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ से +1 हमें करना पड़ेगा। तो 6 में +1 करेंगे तो 7, यानी कि G बनेगा। अब इसके साथ साथ ना ऑप्शन चेक करते चलो। तो G से स्टार्ट होने वाले हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद देखो, अगले बार में हमें -1 करना था, तो 15 से -1 करेंगे तो 14 आएगा, और 14 पर n होता है। तो देखो, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो और निकाल लो एक टर्म। तो 7 में फिर से आप क्या करोगे? +1, यानी कि h आएगा। तो h भी दोनों में दिख रहा है यहाँ पर। फिर एक और कर लो आप, v से आपको -1 करना पड़ेगा, यानी कि a आएगा। तो अब देखो, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? D। तो D ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, B भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए, 2 का आंसर क्या होगा? कह रहे हैं कि दी गई आकृति का दर्पण में छवि क्या होगा, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो मिरर इमेज आप सीधे सीधे देख पा रहे हो, C ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। दरअसल इसमें मिरर जो लगाया गया है वो इधर साइड में लगाया है, तो ऐसे यहाँ पर जो पिक्चर बन रही है वो आ गया। कुछ इस तरह से पिक्चर आपको देखने मिलेगी ऐसे करके। और ये वाली पिक्चर हमारी कौन सी दिख रही है? C, तो C इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दरअसल आपको करना ये होता है कि अगर बीच में कहीं पर मिरर लगा हुआ है, तो मिरर से जितनी दूर इधर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूर पीछे उसकी इमेज बनेगी। मतलब मिरर से वस्तु की दूरी और उसके प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती हैं। अगर इधर x मीटर है तो इधर भी x मीटर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसमें कहा गया है कि एक गोल में सम्मेलन में 6 लोग भाग ले रहे हैं। तो देखो, जब भी हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं, 6 व्यक्ति बैठे ना, तो 6 के 6 को आप बैठा लो। तो कुछ इस तरह से मैंने 6 के 6 व्यक्ति एक सर्कल में बैठा दिए। कह रहे हैं जो प्रभा, रुचि, अनामिका, शीतल, रचना और पूजा हैं, ये 6 के 6 के नाम हैं। इसके आगे देखो क्या कहा है। रुचि जो है वो अनामिका और शीतल के बगल में बैठी है। तो देखो यहाँ ना, अनामिका और शीतल, इन दोनों का लेफ्ट और राइट का मुझे नहीं पता है, तो इसलिए ना इस वाली लाइन को पहले सॉल्व मत करो, पहले इसको स्किप करके अगली लाइन पढ़ लो। प्रभा रुचि के सामने बैठी है, यहाँ से मुझे किसी की पोजीशन फिक्स दिख रही है कि ये आमने सामने बैठे हैं, तो मैं किसी को बैठा लूँ। सपोज दैट मैंने कहा कि यहाँ पर प्रभा बैठी है, ठीक। एक जगह हमने प्रभा को बैठा लिया, तो इसके ठीक सामने कौन है? वो रुचि है। ऐसा ही तो कहा गया इसमें कि प्रभा जो है रुचि के ठीक सामने बैठी है। फिर आगे देखो, आगे कहा है कि रचना शीतल के तत्काल बाईं ओर बैठी है। तो पहले आप इस वाले को पढ़ लो कि रुचि अनामिका और शीतल के बगल में बैठी है। तो रुचि मैंने यहाँ पर बैठाई थी, तो एक साइड में अनामिका को बैठाएंगे और एक साइड में बैठाएंगे शीतल को। तो यहाँ मैंने सपोज किसको बैठा दिया? अनामिका को, और यहाँ पर बैठा दिया शीतल को। तो देखो जरा, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सही बैठेगा क्या? अब इस वाली लाइन को पढ़ो कि रचना जो है वो शीतल के तत्काल बाएं बैठी है। अगर शीतल यहाँ पर बैठी है तो इसका लेफ्ट इधर ही साइड तो होगा। तो यहाँ पर कौन बैठी है? रचना।
इसलिए हमने ये सही बनाया था। और फिर एक ही व्यक्ति हमारा रह गया जिसका नाम क्या है, पूजा। तो इस इधर साइड में हम किसको बैठा देंगे, पूजा को, और ये हमारा अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। आपको क्या करना है, एक एक करके व्यक्ति को बैठाना है। ध्यान रहे इसको बनाते वक्त पहली बार में उस व्यक्ति को मत बैठाना जिसकी पोजीशन हमें बिल्कुल फिक्स ना मिल रही हो। फिर आपसे पूछा क्या है, रचना के ठीक सामने कौन बैठा है, तो रचना के ठीक सामने अनामिका बैठी है, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें कहा गया एक कथन है, तेज गति रोमांच प्रदान करती है लेकिन प्राण ले लेती है। ठीक है, अब ये बात बोली गई है और फिर पूर्व अनुमान आपको दिया हुआ है, धीमी ड्राइविंग मौत से बचाती है, कई ड्राइवर अनपढ़ होते हैं। तो याद करो मैंने आपको बताया था पूर्व अनुमान क्या चीज़ है। पूर्व अनुमान वो चीज़ है कि जो आपके ब्रेन में थिंक निकला वो आपने सोचा, ठीक है, और फिर मुंह से कोई शब्द बोल दिया। तो मुंह से बोला हुआ शब्द लिखा हुआ है आपके कथन में और दिमाग में सोची हुई बातें लिखी हैं यहाँ पर। तो आप ये सोचो कि ऊपर जो बात बोली गई है वो क्या सोचकर बोली गई होगी, तो इनको मैच करो। पहले पढ़ो, देखो सेकंड वाले को जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें लिखा है कई ड्राइवर अनपढ़ हैं, और फिर उसके साथ स्टेटमेंट पढ़ो, इसलिए तेज गति रोमांच प्रदान करती है लेकिन प्राण ले लेती है। इसका कोई सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। लेकिन फर्स्ट को अगर आप पढ़ोगे ना तो देखो वो लिंक करेंगे एक दूसरे से बातें। धीमी ड्राइविंग मौत से बचाती है, तेज गति रोमांच तो प्रदान करती है लेकिन प्राण ले लेती है। मौत से रिलेशन बनना है प्राण का, ये वाला जो सेंटेंस है ये सही हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम कहेंगे कि केवल पहली पूर्व धारणा जो है वो सही है, बाकी की दूसरी वाली गलत होगी। एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का है। कहा है कि यदि आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगी। एक नवयुवती लड़कियों को छेड़ने वाले को चेतावनी देती है। अब देखो यहाँ पर भी पूर्व अनुमान दिए हैं, तो पूर्व अनुमान क्या चीज़ होता है, जो सोचकर बोला गया है। तो वो जो लड़की जो छेड़ने वाले को चेतावनी दे रही है, क्या सोचकर चेतावनी दे रही होगी, तो पहले वाले में लिखा है कि चेतावनी से लड़कियों को छेड़ने वाला नवयुवती को छेड़ना बंद कर देगा। भाई हम किसी व्यक्ति को तभी तो डांटेंगे या चेतावनी देंगे कि भाई जब हमें लगेगा कि वो हमारा कहना मानेगा। इसका मतलब पहला वाला तो सही है। फिर दूसरे को देखो, उसमें कहा है सभी नवयुवतियां मूल रूप से झगड़ालू होती हैं। ये सोचकर तो कोई इस बात को नहीं बोलेगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल पहली पूर्वानुमान जो है वही अंतर्निहित है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि अभिषेक को जब तक नौकरी नहीं मिलती वह पढ़ाई करेगा। यह एक कथन है, तो आप इस कथन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखो सबसे पहली बात, इसमें कहा है कि अभिषेक को नौकरी मिल जाएगी। भाई ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है कि नौकरी मिलने वाली है, तो वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है ना, हो सकता है ना मिले, तो पहला तो गलत है। फिर दूसरी बात, थर्ड वाले को देखो, अभिषेक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्या यहाँ पर सरकारी नौकरी का जिक्र किया गया आपसे? नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। अभिषेक को पढ़ना पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद नहीं होता तो वो पढ़ाई करता क्या? नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी, कि अभिषेक जो है वो नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा है। मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ ये तब तक की गारंटी है। उसमें कहा है कि ये तब तक पढ़ाई करेगा जब तक कि इसको नौकरी नहीं मिल जाती। तो हम इससे बी निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। बताइए क्या लॉजिक इसमें हो सकता है। तो देखो एक तो चीज़ ये होती है कि जब कभी ये दिए हों तो पहले आप सोचो कि ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्राइम का लॉजिक लगाना है। तो मुझे यहाँ से सारे नंबर्स प्राइम तो नहीं दिख रहे हैं। प्राइम नहीं दिख रहे तो आप ये सोचो, हो सकता है ये किसी के क्यूब हों या फिर स्क्वायर हों। तो ये नंबर्स किसी के स्क्वायर और क्यूब भी मुझे नहीं दिख रहे, या उनके आसपास के नंबर भी नहीं दिख रहे। 216 तो है लेकिन 252 नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप देखो कि इनमें हो सकता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस लग रहा हो, कि या तो कुछ मल्टीप्लाई किए करके कुछ प्लस किया होगा या फिर माइनस किया होगा। तो आप देखो ये आसपास के नंबर हैं, आसपास के नंबर है ना, तब भी ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ दरअसल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये जो नंबर्स हैं ना, पहले वाले 2 + 1 + 6, इन सब का सम करेंगे तो हमें यहाँ से 9 मिलेगा। और ऐसे ही दूसरे वालों को सम करो तो 2 + 5 + 2, यहाँ से भी मुझे 9 मिल जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर के जो सम है वो बराबर आ रहा है। ऐसे ही इसको देखो, ये दिया हुआ है 5 + 6 + 4, तो यहाँ से इनका सम 15 आ जाएगा। तो मुझे इनमें से एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका सम मुझे 15 मिल जाए। तो देखो डी ऑप्शन को अगर आप देख पा रहे हो
तो डी में दिया हुआ है 6 और 3 और 6। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो मुझे वापस से 15 मिल जाएगा। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भाई एक सीरीज आपको दे रखी है, आप बताइए अगला नंबर कौन सा होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, इसमें दरअसल पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे लिखा हुआ है, इस पीछे वाले नंबर से इंटू करके आगे लिखा है। मतलब कहने का क्या है कि 2 की उसके पीछे वाले 2 से मैं इंटू करूँ, इस वाले 2 की पीछे वाले 2 से इंटू करूँ तो 4 आएगा, और 4 उसके आगे लिखा हुआ है। फिर इस 4 में इससे पीछे वाले नंबर 2 की इंटू करूँ तो 4 2 जा 8 आएगा, तो अगला नंबर मिलेगा। और फिर इस 8 में इससे पीछे वाले 4 की इंटू करूँ तो 8 4 जा 32, और फिर इस 32 की 8 से इंटू करूँ तो यहाँ से आएगा 256। तो मुझे करना क्या होगा, 256 की इंटू उसके ठीक पीछे लिखे हुए नंबर यानी कि 32 से करनी होगी। और 32 से मैं इसका इंटू करूँगा तो मुझे पूरा इंटू करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से नहीं आएगा। 6 2 जा 12, तो 2 तो आ जाएगा। तो 2 वाले मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, इसका मतलब बी और सी तो नहीं होंगे, बाकी आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी कि इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपको दिख जाएगी वो आ जाएगी 8192। तो 8192 जो होगा इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। तो 9 में आपको कुछ कोडिंग दे रखी है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, देखो जैसे इसमें पहले में आपको @ दिख रहा है, तो @ के लिए ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। हम जनरेशन को दिखाते हैं ऊपर नीचे लिखकर, ठीक है, कि पहली जनरेशन हमारे दादा दादी की हो गई, फिर उसके बाद मम्मी पापा की, एक जनरेशन हमारी, और एक हमारे से नीचे जो हमारे बच्चे होंगे उनकी जनरेशन। तो 4 जनरेशन यहाँ चलती हैं। मेल के लिए आप ट्रायंगल दिखा लो और फीमेल के लिए सर्कल दिखा लो, और अगर वो बहन भाई हैं तो पास पास ऐसी बना लो, और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आप प्लस से उनकी मतलब ये दिखा सकते हो कि ये कपल है। इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। कई जगह आप प्लस और माइनस को भी शो करते हो, कई जगह आप इक्वल के और माइनस के साइन, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, ट्री बनाना है, मतलब ट्री डायग्राम बनाना है फैमिली का, और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो देखो कैसे किया जाता है ये, यहाँ पर @ दिया हुआ है दोनों के बीच में। तो @ के अकॉर्डिंग ये क्या रिलेशन बन रहा है कि P जो है वो Q का पति है, मतलब A जो है वो पति है किसका, B का। तो मैं इसको बना देता हूँ कि A जो है वो पति है B का, तो B उसकी वाइफ होगी, इसलिए मैंने इसमें प्लस का साइन लगा दिया। फिर आगे देखो, इसके आगे यहाँ पर डॉलर का साइन लगा है। तो डॉलर के साइन का क्या मतलब होता है कि P जो है वो Q की माँ है, यानी कि B जो है वो C की माँ है। तो C कहाँ आएगा, उससे नीचे वाली जनरेशन में। भाई एक जनरेशन ये थी, इससे नीचे वाली जनरेशन में उसके बच्चे। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर हैज़ लगा है, तो हैज़ का मतलब क्या है कि P जो है वो Q का पिता है, इसका मतलब C जो है वो पिता है D का। तो C अगर पिता है D का तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद में देखो अगले टर्म में आपको परसेंटेज दिया है। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज का मतलब है कि P Q की बेटी है, यानी कि D जो है वो डॉटर है किसकी, K। तो K को मुझे बनाना पड़ेगा इधर साइड में, और क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे इसलिए ये इसकी मिसेज होंगी। फिर उसके बाद में देखो K के बीच में डॉलर का साइन है, तो डॉलर का मतलब क्या होता है कि माँ, इसका मतलब जो K है वो H की माँ है, तो H को मैंने यहाँ पर बना दिया। यहाँ से 3 जनरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर आपसे पूछा क्या है, A का H से क्या संबंध है, तो ये पहली जनरेशन और ये दूसरी जनरेशन। तो दूसरी जनरेशन में ये क्या कहलाएंगे, इसके दादा, यानी कि C ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। इसमें कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत है, इन चारों में से डिफरेंट बताना है आपको। तो देखो DFH, फिर दिया है FIL, फिर दिया है HLP, और फिर दिया है JOS। तो मैंने आपको बताया था आपको लेटर के प्लेस ज़रूर याद होने चाहिए। लेटर के प्लेस याद होंगे ना तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो ये 4, ये 6, ये 8, यहाँ पर 6, ये 9 और ये 12, और यहाँ से ये 8, 12 और 16, और ये हो जाएगा 10, 15 और 19। अब देखो इनमें क्या संबंध बन रहा है। पहले वाले में देखो 4 से 6 हुआ +2, और फिर 6 से 8 फिर से +2। यहाँ पर देखो +3 हो रहा है और फिर +3 हो रहा है। यहाँ पर देखो 8 4 12 और प्लस फिर से 4 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, 5 और +4। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो इसमें सब में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 का पेयर चल रहा था, यहाँ भी 3 3, यहाँ पर 4 4, लेकिन ये जो है ना ये मिसमैच हो गया।
तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो JOS हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, इसमें कहा गया है कि भाई 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और उनके पास निष्कर्ष हैं। तो देखो ये चैप्टर भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें संगीतकार दिया है और नर्तक दिया है, तो संगीतकार और नर्तक मुझे किसी एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा है। अगर एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा है तो संगीतकार से नर्तक की तरफ मैं सम वाले स्टेटमेंट को सम के साथ ही पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब पहला तो सही है। अब दूसरे को देखो, नर्तक और गायक, नर्तक और गायक सिर्फ पहले वाले में दिख रहे हैं, तो इसको भी मैं सभी वाले स्टेटमेंट को पीछे से कुछ के साथ में पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ कुछ ही लिखा है, इसका मतलब ये भी सही होगा। तो इसका जो आंसर लगेगा वो हम लगाएंगे कि ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, इसमें कहा है कौन सा शब्द निम्न वर्णित शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब नहीं बनाया जा सकता, 3 तो बनेंगे लेकिन एक नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ से साफ साफ मुझे दिख पा रहा है कि जो ये वाला वर्ड दिया है MATRIARCH, इसके अंदर 2 आर हैं, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही आर दिख रहा है ये, तो यही वाला वो वर्ड होगा जो नहीं बन पाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उसमें कहा गया है कि दी गई श्रृंखला को आप पूरा कीजिए। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा होगा, तो देखो यहाँ से साफ साफ मुझे दिख पा रहा है कि 7 है, 8 है, 16 है और 43 है। अगला आपसे पूछा है क्या होगा, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है 1, इन दोनों का अंतर है 8, ये दोनों का अंतर यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 27, फिर उसके बाद में 4 का क्यूब यानी कि 64। तो इसका जो आंसर आपका बन के आएगा वो 43 में 64 को प्लस करने के बाद आएगा, यानी कि 107, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला डिफरेंट है। तो आप देखो ए बी और जेड वाई में क्या दिख रहा है, ए जेड का अपोजिट होता है और बी वाई का अपोजिट होता है। ऐसे ही सी डी और एक्स डब्ल्यू में सी एक्स और डी ड्यू, ऐसे ही ई एफ और यू वी, इसमें भी आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है। देखो ये ई से वी, ये दरअसल यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, ई जो है वो वी के अपोजिट है और एफ जो है वो यू के अपोजिट है। लेकिन लास्ट वाले को अगर हम देखें जी एच और टी एस, तो जी टी और एच और एस, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इसमें भी कुछ ये पहला पहले से संबंधित था, यहाँ पर भी पहला पहले से, लेकिन यहाँ पहला वाला दूसरे से है और यहाँ भी पहला पहले से। तो डिफरेंट कौन सा वाला हुआ, सी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, इसमें आपसे ट्राइंगल काउंट करवा रहा है। तो ट्राइंगल काउंट करने के लिए आप याद करो, मैंने एक पिक्चर आपको बताई थी कि ये इस तरीके से है, यहाँ पर ऐसे, और इसके अंदर अगर हम काउंट करें इतने में तो कितने ट्राइंगल्स होते हैं, 13। काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा रखा है। अगर आपको नहीं आता है ट्राइंगल्स गिनना या स्क्वायर गिनना या फिर रेक्टेंगल गिनना, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए रीजनिंग की और वहाँ से काउंटिंग ऑफ फिगर की 2-3 वीडियोज़ हैं, उनको आप जल्दी से देख लीजिए और आपको ये काउंट करने आ जाएंगे। तो देखो यहाँ से इसमें कितने होते हैं, 13 होता है। अगर ये 13 है तो देखो यहाँ से एक लाइन मिसिंग की है यहाँ से, अगर यहाँ पर एक लाइन होती ये वाली तो 13 होते इतनी पिक्चर में, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है। ये वाली लाइन अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो कितने ट्राइंगल कम होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 ट्राइंगल यहाँ से कम हो जाएंगे। तो 13 में से मैंने 2 माइनस कर दिए, कितने बचे, 11। अब 11 तो इधर वाली पिक्चर में आ गए जो यहाँ से यहाँ तक की थी, इसमें 11 आ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 कम कर दिए। सेम इसी तरीके की पिक्चर बन रही है इधर साइड भी, ये वाली, तो इसमें भी कितने होंगे, 11। तो मैं कहूँगा कि 11 इसमें हो गए और 11 दूसरे वाले में, तो टोटल कितने आ गए, 22। ठीक है, लेकिन 22 काफ़ी नहीं है, इसके बाद कुछ और भी बाकी है, और वो क्या है, इस वाले पिक्चर को देखो, बीच में ये जो इतना पार्ट दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसमें जब हम लेफ़्ट वाली पिक्चर को गिन रहे थे तब भी मैंने इसको काउंट किया, और जब हम राइट वाली पिक्चर को काउंट कर रहे थे तब भी मैंने इसको काउंट किया। तो बीच वाले ये जो 5 ट्राइंगल्स हैं ये 2 बार काउंट हो गए, तो इन 22 में से ये 5 माइनस कर दो तो कितने बचे, 17। अब एक चीज़ और देखो, जब इन दोनों को मिलाकर रखा जाएगा तो मिलाकर रखने के बाद एक ये वाला ट्राइंगल
और नया आ जाएगा इसमें ऐड होकर, ये जितना बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें +1 और कर दो, यानी कि टोटल कितने हो गए 18। बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आई होप इस सेट के भी सभी क्वेश्चंस आपने मुझसे पहले कर लिए होंगे। तो 15 क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर रहा आज के सेट में वो कमेंट करके बताइए। बाकी कल मिलते हैं इससे अगले सेट में।